देखिए, अब सबसे पहले हम पात्रों का परिचय ले लेते हैं कि जो जो स्टार इसके अंदर काम करेंगे उनके बारे में बात कर लिया जाए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। रेडॉन हम हर बार सबसे नीचे वाले को बोलते हैं कि ये क्या स्टडी करना है, रेडियो एक्टिव है। वैसे इस बार फिर ये रेडियो एक्टिव है। सन एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, सबसे बाद में डिस्कवर किया गया है। लेजी, वेरी इनर्ट या मतलब इनर्ट या बोल सकते हैं कि अनरिएक्टिव है। हिडन बोला जाता है इसको, नाम याद रखिएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर। कभी आपसे कोई पूछ ले कि भाई स्ट्रेंजर एलिमेंट किसको बोलते हैं या किस नोबल गैस को बोलते हैं, तो बोलिएगा जेनॉन को। इनके नाम ऐसे ही याद रखिएगा। और ये रेडियो एक्टिव गैस है, कुछ खास नहीं है। रेडियस में नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक खासियत है यहाँ पर, बस यही बात आपको एक याद करनी है, बाकी कुछ खास नहीं है। बाकी सब नीचे जाने पे या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पहली बात तो एंडोथर्मिक है, मतलब एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन देने के लिए। किलो जूल पर मोल में मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख रखी है 116। मैंने आप लोगों को पीरियोडिक प्रॉपर्टी में भी ये बात बताई है। नियॉन, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रोसेस में, सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। और नियॉन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, या सब में एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन ये ऑर्डर है। सोर्स ऑफ हीलियम इज मोनाजाइट, सैंड, क्लेवाइटिस, पिच ब्लेंड एंड नेचुरल गैस। सबसे बड़ा जो सोर्स है इसका वो नेचुरल गैस है। अब सन एटमॉस्फेयर में से जाके तो आप हीलियम लाएंगे नहीं, वो तो प्रभु से ही, हनुमान जी ही कर सकते हैं। आर्गन इज मोस्ट अबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर। वैसे तो पूरे एटमॉस्फेयर का 1% जो होता है वो नोबल गैस होता है। उस नोबल गैस में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो आर्गन है। रेडॉन को कैसे पाया जाएगा, रेडियम के रेडियो एक्टिव डीके से। रेडियम का रेडियो एक्टिव डीके करिए तो एक अल्फा पार्टिकल, ये हीलियम नहीं निकला, ये अल्फा पार्टिकल है, और एक रेडॉन का एटम मिलता है आपको। हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होता है। लोवेस्ट का मतलब नोबल गैस में लोवेस्ट नहीं, जितने भी दुनिया के नोन सब्सटेंस है उसमें सबसे कम हीलियम का ही बॉइलिंग पॉइंट होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर O2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जेनॉन। इससे लोगों को, इससे उस समय के साइंटिस्टों को ये आइडिया लगा कि वो एक कंपाउंड बना रहे थे। उन्होंने एक कंपाउंड बनाया था O2PtF6। मरकर कहाँ गया, ये रहा O2PtF6, ऐसे बनाया था। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ पर इस जगह पर O2 का बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेता है, तो यहाँ पर O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। कभी कभी इस कंपाउंड को ही देकर पूछ लेता है कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो चलो एक क्वेश्चन आपको ये भी पता चल गया कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 2.5 है। इस कंपाउंड को बनाया गया था तो ये देखा गया कि जेनॉन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है और O2 का, O का नहीं, O2 का जो आयनाइजेशन एनर्जी है, मॉलिक्यूल का जो एक मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये सोचा गया कि क्यों ना O2 को रिप्लेस करके जेनॉन को डाल के देखा जाए। तो पहला कंपाउंड बनाया गया नोबल गैस का XCPtF6, O2 को रिप्लेस करके जेनॉन को डाल दिया गया। कंपाउंड ऑफ क्रिप्टन, क्रिप्टन भी कुछ कंपाउंड बनाता है जिसमें KrF2 ओनली नहीं, KrF2, कंपाउंड ऑफ Kr इज KrF2। अब ये कह सकते हैं आप नोन है, ओनली नोन थोड़ा सा ठीक नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी बोला है कि कुछ कंपाउंड ये बनाता है। अब उसमें KrF2 का उसने नाम दिया है तो KrF2 बना है, बाकी जो बना है वो उसके बारे में कुछ बोला नहीं गया। कंपाउंड ऑफ रेडॉन, रेडॉन भी कंपाउंड बनाता है लेकिन इसके कंपाउंड को बाहर नहीं निकाला जा सकता, आइसोलेट नहीं किया जा सकता। नो ट्रू कंपाउंड, बाकी सबका किसी का कोई कंपाउंड, कोई रियल कंपाउंड नहीं है, न हीलियम का है, न नियॉन का है, न ही आर्गन का है। इनके कंपाउंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड की बात करते हैं। जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड में यहाँ पर जो लिखा होगा, जैसे आपको XeF2 बनाना है तो आप सोचेंगे एक जेनॉन ले लो और एक F2 ले लो, नहीं, ये याद रखना पड़ेगा नीचे क्या लिखा हुआ है, हमेशा ध्यान रखना होगा। XeF2 में जेनॉन एक्सेस मिलेंगे, मतलब Xe और F2 को जब लेंगे और जेनॉन एक्सेस मिलेंगे तब XeF2 बनेगा। XeF4 बनाना है आपको तो आप रिएक्शन बैलेंस करने के लिए तो ऐसे लिखेंगे Xe+2F2, लेकिन यहाँ पर 1:5 का रेशियो लेंगे, जैसे 1 मोल इसका लेंगे तो 5 मोल इसका लेंगे, तब XeF4 बनेगा। और यहाँ पर जब आप XeF6 बनाना होगा तो 1:20 का रेशियो लेंगे, मतलब 1 मोल जेनॉन 20 मोल फ्लोरीन लेंगे, तब जाके 1 मोल जेनॉन से 3 मोल फ्लोरीन रिएक्ट करेगा। XeF6 कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ XeF4 एंड O2F2। देखिए ये रिएक्शन है, XeF4 प्लस O2F2 क्या देता है, XeF6 प्लस O2 गैस प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये जितने भी हैं ये सब क्या है, सॉलिड है, सब क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड जल्दी से सब्लिमाइज हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर ही हो जाते हैं। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब किसी को फ्लोरीन अगर देना है, किसी को फ्लोरीन चाहिए तो वहाँ पर इसको डाल दीजिए, ये फ्लोरीन डोनेट कर देंगे। दे आर रीडली हाइड्रोलाइज इवन बाई ट्रेसेस ऑफ वाटर, मतलब बहुत हल्के से पानी से भी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर तो कई हैं, जैसे ये भी एग्जांपल है, लेकिन पहला एग्जांपल ये दिया हुआ है कि XeF2 को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो HF जेनॉन एंड O2 गैस मिलती है। जेनॉन फ्लोराइड रिएक्ट विथ फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर, मतलब जिसको फ्लोरीन, दो चीज़ें होती है, एक होता है फ्लोराइड आयन डोनर, एक होता है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर। जो एक्सेप्टर है उसको जेनॉन फ्लोराइड फ्लोरीन देगा और जो डोनर है उससे जेनॉन फ्लोराइड फ्लोरीन लेगा। जब जेनॉन फ्लोराइड फ्लोरीन देगा तो वो कैटायन बन जाएगा, और जब लेगा तो F- लेगा तो क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। तो यहाँ मैंने कैटायन दिखाया पहले। XeF2 जब PF5 से रिएक्ट करता है तो XeF+, ये देखो कैटायनिक बन गया, और PF6-, और ये XeF4 जब XeF3 से रिएक्ट करता है तो SbF5 से रिएक्ट करता है तो XeF3+ एंड SbF6- बनाता है। लेकिन जब फ्लोराइड आयन डोनर से रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि NaF है, KF है, सीजियम फ्लोराइड है, रूबिडियम फ्लोराइड है, उनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो XeF6MF, मतलब M इनमें से कोई एक हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि जैसे NaF है तो ये फ्लोरीन F- का डोनर है, क्योंकि खुद ही एक आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल में तो F- और Na+ पहले से ही अलग अलग है, तो ये F- डोनेट करता है, और अब जो जेनॉन का स्पीसीज बनता है वो एनायनिक होता है। तो ध्यान रखिएगा कब कैटायनिक होगा, कब एनायनिक होगा। जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड भाई हाइड्रोलिसिस से ही बनता है। XeF4 या XeF6 की हाइड्रोलिसिस कराते हो तो XeO3 बनता है, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलिसिस भी करा सकते हो, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, जगह की कमी थी। XeF4 को जब वाटर से रिएक्ट कराते हैं 6 XeF4 + 12 H2O, मतलब 1:2 का रेशियो होगा, तो आपको 4 जेनॉन XeO3 HF एंड O2 मिलेगा। वैसे ही जब आप XeF6 से रिएक्ट कराएंगे तो भी आपको XeO3 मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो थोड़ी बात कर लेते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस की और इनके स्ट्रक्चर की। देखिए अब बात करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस की ऑफ जेनॉन फ्लोराइड XeF6 की। XeF6 को जब आप एक वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कराते हैं तो वो बनाता है XeOF4। मैंने इन सबका स्ट्रक्चर बना दिया है, आप चिंता मत करिएगा। और XeF6 जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो XeO2F2 बनाता है। कुछ पॉइंट आपको NCERT में दिए गए हैं जिसको आप सुन लीजिए। XeO3 इज कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड, XeOF4 इज अ कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड। ठीक है, जैसा है वैसे ही आपको याद कर लेना। स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन
जेनॉन कंपाउंड, जितने भी जेनॉन कंपाउंड हमने पढ़े उन सब के स्ट्रक्चर बना दिए। HCF2 का क्या होता है, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन sp3d। HCF4 का स्क्वायर प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। HCF6 का डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है और हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3। HCO3 हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और स्ट्रक्चर पिरामिडल। HCOF4 हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है और स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल। HCO2F4 है, हाइब्रिडाइजेशन वही है sp3d2 और स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। HCF7 माइनस मैंने बताया था आप लोगों को कि HCF6 को जब आप फ्लोराइड डोनर से रिएक्ट करा देते हैं तो एक एनायन बनता है। ये जो एनायन है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, ये ऐसे पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है और जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3 है।